बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अच्छी हेल्थ को अपनी एंजॉय कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एंजाइम की वन शो। कंप्लीटली कवर करेंगे आपके एंजाइम चैप्टर को, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज करेंगे एंड क्लियर कर देंगे। कोई क्वेरी ऐसी नहीं बचेगी जो आप लोगों को समझना है, सारा चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मौजूद है, उसको फॉलो कर लें, वहां पर क्वेरी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दें ताकि आपको एमसीक्यूज की सीरीज मिलती रहे, और जो भी हमारे पास पढ़ता है वो उसके माशाल्लाह से अच्छे मार्क्स आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, और फेसबुक पेज को भी लाजमी आपने ज्वाइन करना है। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बच्चों बायो कैटालिस्ट होते हैं। अब बायो कैटालिस्ट का मतलब क्या है बच्चों? एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम, कोई भी एंजाइम होते हैं वो रिएक्शन को मेरे बच्चे तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है, पर एंजाइम का काम होता है कि रिएक्शन को क्या करना, स्पीड अप करना। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? क्लियर कर पा रहे? सुने, गौर कीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, एंजाइम जो है वो केमिकल एंजाइम वर्क करते हैं, उसे आप कहते हैं सबस्ट्रेट। अब देखें, इसको समझने से पहले बच्चों आपको कुछ प्रोसेस का पता होना चाहिए, वो है मेटाबॉलिज्म। अगर आपको मेटाबॉलिज्म क्लियर है सो आगे सब क्लियर होगा। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती हैं उसे सिंप्लीफाई बच्चों आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जितनी भी एक्टिविटीज हो, जितने भी काम हो, उन सब के कॉम्बिनेशन को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक मेरे बच्चे होता है कैटाबॉलिज्म। क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? टू स्मॉल molecules are combined to make a larger molecule. To make a larger molecule. उसे सिंप्लीफाई मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या है? छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जब आपस में मिलेंगे तो ये एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाएंगे। ऐसे ही बच्चों आपने याद रखने हैं प्रोसेस को। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे कि सक्रोज और वाटर आपस में मिले इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जिसे हमने बोला सक्रेज। उसके बाद याद रखिएगा, उससे हमें मिले ग्लूकोज और फ्रक्टोज और वाटर। ये हमारे पास क्या है? प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म का। लेकिन अगर एनाबॉलिज्म की बात करें, एनाबॉलिज्म है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्लस एटीपी ये आपस में मिले और इन्होंने क्या बना लिया? लार्जर मॉलिक्यूल बना लिए, दो लार्जर मॉलिक्यूल बना लिए। ये एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? लार्जर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एंड टू मेक combine a larger small molecules larger molecules जो होता है ना मेरे बच्चे, वो ब्रेक हो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप स्टूडेंट देखें, जैसे कि सक्रोज प्लस वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ सक्रेज वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और वाटर में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहे हैं। दो बड़े मॉलिक्यूल टूट के तीन छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट्स, माय बेच फॉर एमडीकेट स्टूडेंट्स। आई होप यू आर क्लियर एंड क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये देखें, एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम उसकी दो साइड होती है। ऊपर वाली साइड एंजाइम की होती है एक्टिव साइड। क्या होती है? एक्टिव साइड। और जो बाकी जो जितनी भी साइड होती है एक्टिव साइड के अलावा
जितनी भी एंजाइम की साइट होती है, एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम की जितनी भी साइट होती है उसको मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? तो क्लियर करते जाए। उसके बाद अदर साइड एलोस्टेरिक साइट। अब एक साइड जो ऊपर वाली होगी एक्टिव साइट होगी और बाकी जो नीचे वाली साइड होगी वो आपकी एलोस्टेरिक साइट। अब एक्टिव साइड की भी दो टाइप होती है। चलिए देखते हैं मैम। देखिए बच्चों, हम अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़े। अब देखिए एक्टिव साइड की भी दो साइड होती है। एक होती है बेंडिंग साइड और एक हमारे पास होती है कैटालिटिक साइड। एक होती है कैटालिटिक साइड। ये दो साइड्स होती है। अब ये जो बेंडिंग साइड होती है, यहाँ पर आगे एंजाइम क्या होते हैं? अटैचमेंट होती है एंजाइम की। और दूसरी जो एक्टिव साइड की टाइप है वो है कैटालिटिक साइड, जहां पर क्या होते हैं? रिएक्शन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? रिएक्शन होता है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर करें, इतना हजम कर पा रहे? चले अब स्टूडेंट्स, एक होती है एलोस्टेरिक साइड। अब एलोस्टेरिक के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है उसका प्रोटीन पार्ट और एक उसका होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। समझ पा रहे हैं? चले, जो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट उसे आप कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको आप कहते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। भाई ये आपको स्टूडेंट्स ये जो है आई होप आपको क्लियर हो। उसके बाद है एंजाइम जो होते हैं वो नेचर प्रोटीन होती है। एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और वो कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबुलर। ग्लोबुलर प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर होती है? टर्शरी। टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद ये बीइंग प्रोटीन दे कोड डीएनए, या डीएनए को भी क्या करता है? कोड करता है। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं, अपने रिएक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम की देखें, एक चलता है मोड ऑफ एंजाइम। मोड ऑफ एंजाइम। अब बच्चों जो मोड होता है ना एंजाइम का, वो एंजाइम सबस्ट्रेट, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट। ये क्या चलता है? उसको पूरा मोड चलता है। तो एंजाइम देखें अनचेंज है अपने रिएक्शन में, एंजाइम चेंज नहीं हुआ, उसका प्रोडक्ट चेंज होता है। तो एंजाइम का काम है ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या करते हैं? लोअर करते हैं। इतना क्लियर कर पा रहे हैं बच्चा? बाकी सब क्लियर होगा। अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन की भी स्टडी किया है। क्या किया है? अभी तो बस इसका इंट्रोडक्शन ही हमने क्या किया है? स्टडी किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय बच्चे, अंडरस्टैंड। तो चलें अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें। और याद रखिएगा, इसको एंजाइम को डिस्कवर किया था विल्हेल्म कोह ने, एक साइंटिस्ट था जिसने उसे डिस्कवर किया था। एक बार और मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा जो आपके पास होलो एंजाइम होता है, होलो एंजाइम, उसके बच्चों टाइप्स निकलते हैं। एक एपो एंजाइम जो मैंने आपको बताया प्रोटीनियस पार्ट, और दूसरा आप लोगों के पास होता है, इसको आप कहते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। अब बच्चों इसके अंदर भी कुछ होते हैं पार्ट्स, अगर देखा जाए, देखें अब ये जो है इसमें से एक, ये जो है कोफैक्टर, इसका एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट, और एक होता है ऑर्गेनिक पार्ट। अब जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वहां पर आपके होते हैं एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स पाए जाते हैं। और जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक पार्ट होगा और दूसरा ऑर्गेनिक पार्ट होगा। सही। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चों चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को क्या करना है? याद रखना है। तो इतना बस आप क्लियर करते हुए चलें। तो चलें अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वॉच कीजिएगा आप लोग। एमडी गेट वालों के लिए तो हद से ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, और क्लास 11 बोर्ड के लिए तो ये वीडियो बन रही है। सो हमारा इंस्टा आप अकाउंट है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर दें। फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल पे आपको रेगुलर MCQs मिलते रहते हैं, और आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर जगह पे फॉलो कर दें। कोई क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, टीच दुआ अकाउंट हर जगह मौजूद है, टिकटॉक है, जहाँ से भी आप मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम में आता है, आपको पता है कि एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। रिएक्शन को स्पीड अप करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। क्लियर है? अब वो याद रखिएगा, एंजाइम जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो RNA बेस एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम वैसे प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, याद रखिएगा। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनियस, प्रोटीनियस इन नेचर। नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीनी नेचर होते हैं। और एंजाइम, कुछ एंजाइम जो होते हैं वो RNA बेस एंजाइम होते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। सो स्टूडेंट्स, कुछ जो एंजाइम होते हैं वो RNA बेस होते हैं, जिसे हम राइबोजाइम कहते हैं। और कुछ एंजाइम जो इनसाइड वर्क करते हैं सेल के, उसको हम कहते हैं एंडोजाइम। क्या बोलते हैं, एंडोजाइम। और वो एंजाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा रही हूँ, एंजाइम जो आउटसाइड वर्क करते हैं, आउटसाइड वर्क करते हैं सेल के, उसको सिंप्लीफाई हम कहते हैं एक्सोजाइम। क्या बोलते हैं, एक्सोजाइम। इतना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं बिल्कुल। अब स्टूडेंट देखें, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो अंदर काम करते हैं वो तो एक्सोजाइम है, एंडोजाइम है सॉरी, और जो बाहर काम कर रहे हैं वो मैम क्या है, वो एक्सोजाइम है। इसमें कोई बड़ी चौड़ी बात है ही नहीं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे, और याद रखिएगा, ऑल एंजाइम कंटेन आर एक्टिव साइट। ऑल जो एंजाइम होते हैं वो कंटेन करते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट होती है एंजाइम कंटेन करते हैं, और वो जो एक्टिव साइट होती है जो एंजाइम कंटेन करते हैं वो रिएक्शन साइट भी आप उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन साइट भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे? इतना डाइजेस्ट करते जाएं, बहुत कमाल हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद है, और जो अदर साइड होती है एंजाइम की, उसे आप कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। एलोस्टेरिक साइड कहते हैं जो अदर साइड होती है किसकी, एंजाइम की। उसके बाद बच्चों, अगर हम आगे चलते हैं, आगे अगर पॉइंट लिखें तो आगे आई होप कोई पॉइंट नहीं है आपकी बुक में। हाँ, सम केमिकल इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, सम केमिकल जो बढ़ाते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, इंक्रीज एक्टिविटी जो बढ़ाते हैं एंजाइम की, उसे आप कहते हैं एक्टिवेटर्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। और वो एंजाइम जो डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी रिएक्शन की, उसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स आप लोग उसे कहते हैं। सही, इतना क्लियर हुआ आपको मेरे बच्चे? देखते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ। और कुछ जो अगर मैं देखना चाहूँ, और तो कुछ नहीं रह गया ना, क्योंकि मैंने आपके लिए हर चीज़ लिखी हुई है। और एंजाइम सेंसिटिव भी होते हैं। एंजाइम अगर मैं यहाँ पर मार्कर चेंज करूँ, एंजाइम याद रखिएगा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव होते हैं जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, प्रेशर का बढ़ जाना, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का बढ़ जाना, सबस्ट्रेट का बढ़ जाना,
ये सारे बच्चों आपने याद रखने हैं। और पीएच पर भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होता है। इतना क्लियर है? तो देखें, मैं आपको एक बार और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दूं बच्चों। एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। और याद रखिएगा कि एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं। राइट, जैसे कि प्रोटीनियस कैसे, इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। एंजाइम, कुछ एंजाइम होते हैं जो आरएनए बेस होते हैं, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। और वो एंजाइम जो सेल के इनसाइड वर्क करते हैं उसको हम कहते हैं एंडोजाइम। वो एंजाइम जो सेल के बाहर काम करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोजाइम। और जो ऑल एंजाइम होते हैं उनकी एक एक्टिव साइट होती है एंजाइम की। ये क्या है, एक एंजाइम है, ये उसकी क्या है, फॉर एग्जांपल एक्टिव साइट है। क्या है, एक्टिव साइट। बाकी जो बची हुई साइट होगी एंजाइम की, वो उसकी क्या होगी, एलोस्टेरिक साइट होगी एंजाइम की। समझ रहे हैं? इतना समझ से जाएं। पिछली वीडियो भी आपको इसके ऊपर बहुत पसंद आई थी। इसमें बच्चों आपकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो देखते जाएं। वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा, 2000 व्यूज कंप्लीट कीजिएगा उसके ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्लियर हुआ, ये थी कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बच्चों आपने लाजमी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, एमडी गेट वालों के लिए और क्लास 11 की जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लाइक, सब्सक्राइब और बच्चों आपने शेयर लाजमी करना है और हमारे अकाउंट्स में आप लोगों ने फॉलो कर देना है और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर एंजाइम देखिए बच्चों, अगर आपने किसी चीज़ को आग लगानी है, यानी कि किसी चीज़ को आग लगानी है, तो आग लगाने के लिए आपको तीली की ज़रूरत होती है। फिर वहाँ पर भी अगर फॉर एग्जांपल कोई चुप बैठा हुआ है, हम जाकर उसकी जुगली करें, दूसरा ऊपर उससे नाराज़ हो जाए, तो ये क्या हो जाती है, दरार आ जाती है और आग लग जाती है। सो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है कि एंजाइम भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर काम करें। तो चलें बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। गौर कीजिएगा, वो एनर्जी याद रखें। तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये क्या होती है, द एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट a केमिकल रिएक्शन। वो एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे स्टार्ट करवाती है। अगर हम बच्चों आग जलानी है तो आग जलाने के लिए हमें माचिस की तीली की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही बच्चों अगर रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक्टिवेशन एनर्जी की आपको जरूरत हो। एंजाइम रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम आर रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। देखें, एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। सही है। अगर हम किसी भी रिएक्शन में एंजाइम को इन्वॉल्व करते हैं तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। अब कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हम एंजाइम को नहीं यूज करें तो वो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, स्लो होगा।
तो याद रखिएगा एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने का काम करते हैं और रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो चले मैं अपने सेल फोन में से डायग्राम बना लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। तो देखें यहाँ पर, ये देखें। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, ये बस मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। चले, ये हमारी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। सही। अब दूसरा मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ, देखते जाएं बच्चों, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं मेरे बच्चे, देखते जाएं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये मेरे बच्चे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। सही। सही, वेरी गुड। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर अब बच्चों ये दो आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज वन ग्राफ एंड दिस इज अ सेकेंड ग्राफ। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर हमने क्या रखा, रेट ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पर हमने एक्टिवेशन एनर्जी रखी। एक्स एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पर हमने क्या रखी, एक्टिवेशन एनर्जी रखी है। और बच्चों ये जो ग्राफ है ये है विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, और ये जो ग्राफ है ये विद एंजाइम। एंजाइम को हमने क्या किया है, ऐड किया है इस रिएक्शन के अंदर। अगर हम बच्चों किसी भी रिएक्शन में एंजाइम को ऐड नहीं करते तो वो रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्लोली होता है, बहुत स्लोली होता है, और उसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम किसी भी रिएक्शन में एंजाइम को ऐड करवाते हैं तो वो रिएक्शन क्या होता है, स्पीड के साथ होता है। किसके साथ होता है, स्पीड के साथ होता है, तेज होता है रिएक्शन। सही। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आहिस्ता 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 बच्चों चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और यहाँ पर देखें इस ग्राफ के अंदर रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा। तो ये ग्राफ बच्चों हमने याद रखने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। एक तो बच्चों आपके पास पीएच होता है, टेम्परेचर होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और आप बच्चों ले लें कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी बढ़ाने से कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। सही हुआ। तो बच्चों ये देखते रहे। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक जो था एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी थी जो भी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है, और एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अगर बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन में एंजाइम ना हो तो रिएक्शन स्लो होगा, अगर वहाँ पर एंजाइम मौजूद हो तो आपका जो रिएक्शन है वो क्या होगा, बहुत स्पीड के साथ होगा। और ये बच्चों मैंने कुछ आपको फैक्टर्स भी बता दिए हैं, तो ज़रा बच्चों आपने इन्हें भी देखते जाना है। तो चले बच्चों अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं और अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे चल रहे हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। चले अब हम देखते हैं कि हमारे पास आगे टॉपिक कौन सा है। तो चले मैं आपको आगे टॉपिक भी थोड़ा सा पढ़ा दूँ। तो चले स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं, चले आगे आगे चलते हैं हम लोग। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सही, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगा लीजिएगा। अब हम इफेक्ट पढ़ेंगे टेम्परेचर का, बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी और फिर आपको समझाती जाऊंगी। तो यहाँ पर बच्चों देखें, ये कुछ ग्राफ होता है। एक्स एक्सिस पर बच्चों आपका टेम्परेचर होता है, जैसे कि यहाँ पर है 5 सेंटीग्रेड, यहाँ पर 10 सेंटीग्रेड, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर ऐसे 25, यहाँ पे 30, यहाँ 40, यहाँ 50, इस तरीके से। सही। और यहाँ पर होती है एंजाइम की एक्टिविटी। क्या होती है, एंजाइम की एक्टिविटी होती है। और यहाँ पर बच्चों देखें ऐसे और कुछ ऐसे। चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों।
अब बच्चों टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम के ऊपर, ये आपने देखना है। बच्चों ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस पर हम रख रहे हैं टेम्परेचर को और वाई एक्सिस पे हम रख रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। अब देखिए टेम्परेचर था 5 सेंटीग्रेड, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, फिर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, एंजाइम की एक्टिविटी फिर यहाँ तक बढ़ी, फिर टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड हुआ, एक्टिविटी फिर से एंजाइम की बढ़ी, टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड हुआ, फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड हुआ, तब भी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। सही। अगर बच्चों टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा नहीं, अगर बढ़ गया बच्चों तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। और अगर टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड से कम हो गया तो एंजाइम क्या हो गए, इनहैबिटेट हो जाएंगे। यानी कि टेम्परेचर बढ़ना भी सही नहीं है और टेम्परेचर कम होना भी। अगर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं तो दोबारा कभी भी सही नहीं होता है। अगर एंजाइम इनहैबिटेट हो जाते हैं तो एंजाइम दोबारा से क्या हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। अगर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं तो वो दे कैन नॉट रिकवर, एंजाइम फिर दोबारा से रिकवर नहीं हो सकते। टेम्परेचर अपनी हद तक बढ़ेगा, जैसे ही ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉइंट। ऑप्टिमम पॉइंट के आगे टेम्परेचर कुड नॉट इंक्रीजेस। ऑप्टिमम पॉइंट से आगे टेम्परेचर आपका कभी भी नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक आप लोगों 25 सेंटीग्रेड तक होगा। सही। टेम्परेचर यहाँ था, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी, टेम्परेचर जैसे 35 से ज्यादा हुआ एंजाइम डीनेचर हो गए, 35 से कम हुआ एंजाइम इनहैबिटेट हो गए। ना बढ़ना अच्छा है ना कम होना अच्छा है, क्योंकि बच्चों एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर है। तो जब ग्लोबुलर प्रोटीन का बॉन्ड ही टूट जाएगा, बॉन्ड सल्फर बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, इस वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर हुआ। ऐसे ही बच्चों हम इफेक्ट ऑफ पीएच भी पढ़ लेते हैं। बच्चों देखें बड़ी बात नहीं है बायोलॉजी पढ़ना, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, एमडीकेट क्लियर होगा, वरना नहीं होगा, वरना आप देखते रह जाएंगे, सीट आपके हाथ से चली जाएगी। इफेक्ट ऑफ पीएच, चले इफेक्ट ऑफ पीएच। मुंह मत हिलाइएगा फिर आप लोग, क्योंकि फिर कुछ बचेगा ही नहीं। सही है ना, फिर कुछ बचेगा ही नहीं आप लोगों के लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आपको समझाते हैं। चले कहाँ गया हमारा ग्राफ, पहले निकाल के रखे होते हैं ना, फिर सही होता है। क्योंकि आपको डिटेल से पढ़ा रही हूँ ना, फिर उसके लिए मुझे ज़रूरत होती है ग्राफ की। अब देखें ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अमाइलेज एंजाइम एक्टिविटी, ये क्या है पीएच 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर बच्चों हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। सही, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। हाँ तो देखते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखते जाना है, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इकट्ठी समझा दूंगी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखते जाए स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, चलिए एक्टिविटी या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन।
सो स्टूडेंट्स अब देखना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पीएच और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़नी है। तो चलें अब देखिए मेरे बच्चे, अब ये एंजाइम की एक्टिविटी है, ये एंजाइम की पीएच है। अब बच्चों देखें, एंजाइम की पीएच बढ़ी, एंजाइम की एक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ी, फिर एंजाइम की पीएच बढ़ी, एक्टिविटी बढ़ी। सही बच्चों, ये अपनी ऑप्टिमम लिमिट तक बढ़ेंगी, अपने ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन तक बढ़ेंगी, इससे ज़्यादा बच्चों इंक्रीज नहीं होगी। जैसे पेप्सिन की पीएच 1.5 टू 2.5 होती है, ये बस इतना ही बढ़ेगा। पर पीएच को बढ़ाते जाए एंजाइम की एक्टिविटी पर अपनी लिमिट तक, अपने एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि वो अपने पॉइंट तक सैचुरेशन पर क्या करेंगे बच्चों, बढ़ेंगे। ज़्यादा अगर बच्चों आप पीएच करते जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी करते जाएंगे तो पीएच के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपने ऑप्टिमम पॉइंट के बाद अगर बढ़ गए तो वो डीनेचर हो जाएंगी, अगर कम हो गए तो वो इनहेबिटेड हो जाएंगे। यही बच्चों प्रोसेस है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये देखें, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है और ये क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी है। अब मैं क्या करती हूँ बच्चों, यहाँ से क्या करती हूँ, सबस्ट्रेट को बढ़ाती हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब बच्चों मैं बढ़ाती हूँ। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाए, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, सबस्ट्रेट बढ़ाए, सबस्ट्रेट बढ़ाए, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रही। फिर सबस्ट्रेट इंक्रीज किए, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, फिर सबस्ट्रेट बढ़ा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, सबस्ट्रेट बढ़ा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, सबस्ट्रेट बढ़ा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी। अब सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट ही खत्म हो जाए तो एंजाइम का वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, इस पॉइंट पर आकर सबस्ट्रेट खत्म हो जाते हैं और एंजाइम वहाँ पर क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। और ये इनका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने क्या रखा था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पर हमने रखी थी, देखें गौर करें, वाई एक्सिस पर एंजाइम की एक्टिविटी थी। हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ाया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी। लेकिन अगर सबस्ट्रेट कम हो गए तो एंजाइम की एक्टिविटी का एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ गया जहाँ पर कांस्टेंट हो गए। क्लियर हुआ आप लोगों को? कुछ रह तो नहीं गया? चलो देख लेते हैं। चले आगे चलते हैं मेरे बच्चे, चलो कॉपी कर लें। चलो ये ग्राफ याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सही है, आप लोगों के लिए बनाए थे, वरना मैं ना भी बनाती तब भी मैंने आपको समझा देना था। लेकिन ग्राफ से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए रोज़े में वीडियो बना रही हूँ। लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी आप करते ही नहीं है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और ज़्यादा वॉच करें वीडियो को। अब हम क्या करने वाले हैं, मोड, सबसे पहले एंजाइम की हेडिंग तो डाल लें। एंजाइम सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। मैम आप क्या ही बात करती हैं जो आपको बता रही हूँ। अब मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है बच्चों, देखें एंजाइम सबस्ट्रेट होता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमारे पास बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से बनता है एंजाइम प्रोडक्ट। अब बच्चों देखें, जो सबस्ट्रेट हैं वो भी चेंज हो गए, प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट बन गए, सबस्ट्रेट चेंज हो गए। लेकिन एंजाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंजाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन अनचेंज। लेकिन एंजाइम क्या है, अनचेंज्ड है, रिएक्शन के ड्यूरिंग अनचेंज है। ये चीज़ याद रखें। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉग एंड की मॉडल।
इसको मिटा देते हैं। चलिए लो एंड की मॉडल। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि हमारे पास मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास लॉक एंड की मॉडल और हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है, हमारे जितने भी अकाउंट हैं आपने हमें सपोर्ट करनी है। हम आप लोगों को इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे लॉक एंड की मॉडल क्या होता है, तो चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पर लॉक एंड की मॉडल्स पर। बच्चों इसको जो सबसे पहले प्रपोज करवाया वो करवाया ईमेल फिशर ने। मार्कर को चेंज कर दो। चलो, इसको सबसे पहले जो प्रपोज करवाया वो करवाया ईमेल फिशर ने। क्या किया, प्रपोज करवाया। कब करवाया, 1894 में। 1894 में उसे क्या करवाया, प्रपोज करवाया ईमेल फिशर ने। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा स्टेटमेंट, द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो एक्टिव साइड होती है एंजाइम की वो क्या होती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री होती है। द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, द शेप ऑफ सबस्ट्रेट that allow only the specific substrate that allow only specific substrate। सही, मार्कर को थोड़ी इंक पिला दे, मार्कर रो रहा है बेचारा। तो चलो अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है कि लॉक एंड की मॉडल जो है वो सबसे पहले प्रपोज करवाया था ईमेल फिशर ने 1894 में। जो हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है ये कहता है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, यानी कि सेम होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और जो सबस्ट्रेट है, जो शेप ऑफ सबस्ट्रेट, अब एंजाइम अगर ऐसा है, तो अगर मैं एक ये सबस्ट्रेट बनाऊं, देखें एक ये, मैं उसके लिए एक ये सबस्ट्रेट, सॉरी मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पे मुझसे सही बन रही है। अगर मैं ये एक सबस्ट्रेट बनाऊं सही एंजाइम के लिए, और ये एंजाइम के लिए मैं दूसरा सबस्ट्रेट बनाऊं, अब वहाँ पर वो ही फिट आएगा जो इस एंजाइम की साइज का होगा। क्योंकि एंजाइम की जो साइड होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट क्या होता है, साइड जो होती है वो रिजिड होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती कि एंजाइम के हिसाब से सबस्ट्रेट अपने आप को चेंज कर लेगा। नहीं, ये कोई इंड्यूस फिट मॉडल नहीं है। ये जैसा एंजाइम का शेप होगा वैसा ही उसका जो फिट होना चाहिए, उसका सबस्ट्रेट वैसा ही फिल होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लगाती हूँ, देखें अगर मैं इसके हिसाब के इसका सबस्ट्रेट लगाऊंगी तो ये इजीली इसके अंदर बच्चों आ जाएगा। देखें इजीली ये इसके अंदर फिट आ जाएगा। अगर मैं कोई और यहाँ पर लगाती तो ये इसमें अंदर फिट नहीं आना। जैसा एंजाइम होगा वैसा ही बच्चों सबस्ट्रेट होगा, क्योंकि इनकी जो एक्टिव साइड होती हैं वो रिजिड होती हैं। सही, क्लियर हुआ। अब ये जो ऊपर वाली साइड है ये एक्टिव साइड है, और जो एक्स्ट्रा साइड होती है वो होती है बच्चों एलोस्टेरिक साइड। एलोस्टेरिक साइड होती है, क्लियर है। तो ये देखते जाएं कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट जैसा ही होगा, एंजाइम के अंदर वही सबस्ट्रेट होगा, वही आएगा जो उसकी साइज का होगा। सही, एंजाइम अपने आप को एक्सचेंज नहीं करेगा कि मैं सबस्ट्रेट जैसा कर लूँ, वो अपने रूल। सो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल। चले अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल को। इंड्यूस्ड, यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर हेडिंग डालूँ बड़ी सी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। फिट मॉडल, चले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। चले पहले बच्चों इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं हम लोग, फिर चलते हैं इसकी आगे स्ट्रक्चर की तरफ।
तो चलें आगे चलते हैं बच्चों। मैम आप चलें आगे, तो चलें मैं स्टेटमेंट लिख लूँ फिर चलते हैं। चलें, प्रपोज बाय डेनियल फोशलैंड, इसको प्रपोज किया था, प्रपोज बाय डेनियल फोशलैंड ने किया था। कब किया था? 1959 में। इसने कहा था कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की जो एक्टिव साइट क्या हो सकती है, एक्टिव साइट बच्चों चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साइट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है साइट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एंजाइम की साइट कभी भी चेंज नहीं होगी सबस्ट्रेट के हिसाब से, क्योंकि बच्चों इनकी जो साइट होती है, साइट एक्टिव साइट जो होती है, एक्टिव साइट जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है वो एंजाइम के साथ साथ। बच्चों देखें ये क्या है, एक एंजाइम है, दिस इज योर एंजाइम। अब ये एंजाइम जो है इसके ऊपर वही सबस्ट्रेट आएगा जो इसकी साइज। देखें अगर मेरे पास ये एक सबस्ट्रेट है, दिस इज ऑन द सबस्ट्रेट, दिस इज सबस्ट्रेट, तो इसके ऊपर वही हमारे पास सबस्ट्रेट आएगा। देखें ये थोड़ा सा बड़ा सबस्ट्रेट है और ये इससे देखें दिस इज ऑन दिस एंड देन दिस। देखें दिस इज ये दोनों सबस्ट्रेट है, भले सबस्ट्रेट छोटा हो भले सबस्ट्रेट बड़ा हो छोटा हो, ये एंजाइम क्या करेगा, अपने हिसाब से इसे क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। यानी कि अपने अगर इसके जितना मतलब ऐसे नहीं, भले छोटा हो सबस्ट्रेट, भले छोटा हो, ये अपने आप को क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा और उसको अपने अंदर फिट कर लेगा। यानी कि इसकी जो एक्टिव साइट है इंड्यूस फिट मॉडल के हिसाब से वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जो सबसे ज्यादा बेहतर मॉडल कहा जाता है वो इंड्यूस फिट मॉडल कहा जाता है। ये थोड़ा सही है इसके साथ, ये थोड़ा मॉडर्न है, इसे हम मॉडर्न मॉडल भी कहते हैं। देखें सही, ये क्या करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के हिसाब से क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्योंकि मेरे बच्चे वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं बार बार कंपैरिजन इस वजह से करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद देखें एक्टिव साइट है फ्लेक्सिबल, इसकी एक्टिव साइट क्या होती है, रिजिड होती है। ये सबस्ट्रेट के हिसाब से कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करती। Lock and Key model are say active site are complementary the shape of the substrate. Active site are complementary the shape of the substrate. यानी कि जैसा एंजाइम होगा उसके ऊपर वैसा ही अगर सबस्ट्रेट अटैच हो, दिस इज कॉल्ड द लॉक एंड की मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल आर सेज दैट वो अपने आप को क्या करे, एंजाइम जो है वो अगर सबस्ट्रेट छोटा है तो वो अपने आप को एडजस्ट करके उसको अपने अंदर डालेगा। तो ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल है। आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल। सो आगे चलते हैं हम लोग, कुछ रह तो नहीं गया। चलें, एक्टिव साइट जो होती है इज नॉट रिजिड, ये आप लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले रहे कार्बोनिक एनहाइड्रेस ले सकते हैं। देखें कार्बोनिक एग्जांपल अगर मैं आपको लेना चाहूँ, इसमें आ जाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये था इंड्यूस फिट मॉडल और ये था लॉक एंड की मॉडल। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है, उसे भी पढ़ते रहते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने देखते रहना है। सो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम की इनहिबिशन पढ़ने वाले हैं। दिस इज अ एंजाइम इनहिबिशन पढ़ने वाले हैं। सही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम इनहिबिशन को। तो डेफिनेशन लिखते हैं फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन क्या होती है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे वीडियो देख रहे हैं
लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है, और हमारे इंस्टाग्राम को भी आपने फॉलो करना है, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना है, और इसके साथ हमारे फेसबुक पेज दुआ रिजवान 31,000 फॉलोवर है, उस पर भी जाकर आप लोगों ने हमें फॉलो कर लेना है। क्लियर है? और टीच दुआ भी है पेज के ऊपर, आप फेसबुक वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और टीच दुआ को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलिए मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन क्या होती है। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख दूं, दैट डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी। ये क्या करते हैं? डिक्रीज, कम करते हैं। किसको? एंजाइम की एक्टिविटी को। कौन करते हैं? इनहिबिटर करते हैं। कौन करते हैं? इनहिबिटर करते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं एंड एंजाइम स्टॉप वर्किंग, और एंजाइम की काम करने की सलाहियत को भी स्टॉप कर देते हैं। एंजाइम मैं लिखूं यहाँ पर स्टॉप वर्किंग, काम को भी क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। अब कुछ हमारे पास टाइप होती हैं। एक होते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, एक होते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, और एक हमारे पास होते हैं अनकॉम्पिटेटिव क्या होते हैं? इनहिबिटर होते हैं, और कोई नहीं होता, इनहिबिटर होते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसको मजे से। तो देखिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होता है? ये व्हेन इनहिबिशन बैंड टू एक्टिव साइट। ये क्या होते हैं? ये ऐसी इनहिबिशन होती है, इनहिबिशन ये बैंड होती है एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर। किसमें? एक्टिव साइट के ऊपर। और ये क्या होती है? रिवर्सिबल होती है, ये दोबारा से रिवर्स हो सकती है, इस वजह से इसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। अब स्टूडेंट ये आप लोगों के पास क्या है? ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। अब बच्चों याद रखिएगा, ये क्या करता है? ये जो इनहिबिटर है, रुकावट है, ये यहाँ पर आकर एंजाइम की एक्टिव साइट पर लग जाती है। अब बच्चों एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या खड़ा होता है? सबस्ट्रेट खड़ा होता है। सबस्ट्रेट के आने से पहले ही वो क्या कर देते हैं? इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर उसको बच्चों क्या कर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर किसी का हिस्सा ना हो, वो किसी और के हिस्से पे आके बैठ जाता है। सो जिसका हिस्सा होता है वो चाहता है कि हम उसे छीन लें, क्योंकि ये तो एंजाइम की जो ऊपर लगता है वो तो सबस्ट्रेट लगेगा, तो ये काहे बीच में आ गया? इसे तो आना ही नहीं चाहिए बीच में। तो बीच में बिना वजह हिस्सा लेने आ गया है, वो बीच में बिना वजह हिस्सा लेने आ गया, उसको तो हिस्सा बनता ही नहीं था। तो चले देखें, फिर सबस्ट्रेट क्या करेगा? भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तो ये क्या करेगा? ये कोशिश करेगा, ये क्या करेगा? इनहिबिटर को धक्के देगा, बोलेगा तू यहाँ से उतर जा वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, ये क्या करेगा? इनहिबिटर इसको यहाँ से हटाएगा, और हटाने के बाद बच्चों ये खुद आ जाएगा सबस्ट्रेट। तो ये अमल क्या होता है? अगर ये एक बार उल्टा भी हो गया है ना, इनहिबिटर आके एंजाइम की एक्टिव साइट पर चढ़ भी गया है, हिस्सा हड़प भी कर लिया है, फिर कहेगा नहीं भाई मैं तो इंसाफ लेकर ही रहूंगा। तो ये दोबारा से भी ये प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल। दोबारा से एंजाइम के ऊपर आकर उसके सबस्ट्रेट क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। तो चले मेरे बच्चे, अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा हिस्सेदार आ गया है, इसका नाम है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। व्हेन इनहिबिशन बैंड टू इलेक्ट्रोलिक साइट, जहां पर जो इनहिबिटर है, देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारे पास इनहिबिटर होते हैं वो बैंड होते हैं एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पसंद आ जाती है, इसे एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पसंद आ जाती है। चले मेरे बच्चे आगे चलते हैं। एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि भाई हम इनहिबिशन करेंगे एक्टिव साइट पे ऊपर, दिस इज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। अब नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम की कहां पर बैंड होते हैं? एलोस्टेरिक साइट पर। और बच्चों ये हमारे पास क्या होते हैं? मोस्टली इररिवर्सिबल, ये दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकते, इररिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे, ये क्या है? एक तरह का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है, सही। एंजाइम क्या है कि यहाँ पर इनहिबिटर रुकावट आकर उसकी एलोस्टेरिक साइट पर आके लग गई है। अब एंजाइम बहुत कोशिश करेगा कि यहाँ से उतर जाए, लेकिन ये नहीं उतरेगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, बीच में कोई आ जाता है पुलिस वाला, वो कहता है कि भाई पैसे दो, हमारी कोई गलती होती नहीं, हम काहे कि तुम्हें पैसे दें।
आता है। ऐसे ही बच्चों ये उतरने वाला नहीं है, बिना वजह हिस्सेदार आ गया है, सही। तो ये दोबारा से बच्चों एंजाइम इसे उतार नहीं सकते, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है। आगे चलते हैं, इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर इनहिबिटर बाइंड हो, कहाँ पर बाइंड हो, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स पर आकर बैठे। देखिए मैंने आपको वो मोड ऑफ जो है वो पढ़ाया था एंजाइम। पहले बनता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है एंजाइम प्रोडक्ट। ये पढ़ाया था, ये क्या था, मोड ऑफ, क्या था, मोड ऑफ एंजाइम था ये। अब अगर इनहिबिटर अटैच होते हैं आकर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर आके अटैच होते हैं, कहाँ पर, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर आकर इस तरीके से बच्चों आकर अटैच हो जाते हैं, तो ये बच्चों क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। एक्टिव साइट फिर से चाहती है कि भाई अब तू नहीं बचेगा, तूने मेरा हिस्सा खा लिया है, मैं तो तुझसे लेकर ही रहूंगी, तो इस वजह से बच्चों को दोबारा से इसको हटाकर खुद आगे लग जाता है। दिस इज ऑन योर कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑन द क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो दैट आस्किंग ऑन माय अकाउंट्स, एंड देन आगे हम बच्चों एक बार वो रिव्यू कर लेते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन डिक्रीज करती है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करती है। याद रखिएगा वो एंजाइम की काम को स्टॉप कर देती है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बाहर ड्रिल मशीन आ गई है, अब ड्रिल मशीन हुकूमत की तरफ से आई है, अब वो सबके घरों को जो घर है अगर वहाँ पर कोई चीज़ और खड़ी करनी है तो वो हटाएगी, तो वो हमारे काम को स्टॉप करेगी, हमारे बिजनेस को स्टॉप करेगी ना भाई। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक है कॉम्पिटेटिव, एक भाई नॉन कॉम्पिटेटिव, एक है अनकॉम्पिटेटिव। आई होप यू क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड देन आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, देन चलते हैं आगे। दिस इज योर लास्ट टॉपिक, तो चले एंड ऑफ द चैप्टर। हमने क्या कर दिया, चैप्टर का एंड भी कर दिया, करने वाले हैं बस। देखते हैं नाम क्या है आगे वाला टॉपिक। देखें, एक देखिए हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म और फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इसके बाद खत्म होगा, फीडबैक लेने आ गया ये, फीडबैक इनहिबिशन। तो चलिए बच्चों इसको भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ये भी हिस्सेदार हिस्सा लेने आ गया। अब देखिए फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है, व्हेन द प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम, when product and substrate of enzyme accumulate then cause of inhibition, वो accumulate करे और cause करे किसको, inhibition को cause करे एंड उसके बाद इंक्रीज द प्रोडक्ट, इंक्रीज करे प्रोडक्ट को और डिक्रीज करे, मैम किसको डिक्रीज करे, चलिए देख लेते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को। आई होप यू क्लियर नाउ, देन आई कैन राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इट इज अ रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ इनहिबिशन। ये क्या होती है, रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन हमारी जान ही नहीं छोड़ रही ना, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, देखिए बच्चे फीडबैक इनहिबिशन आप उसे कहते हैं, देखिए प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट जो एंजाइम का है वो एक्यूमुलेट करता है इसको, इनहिबिशन को। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक साइड आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, फिर एक साइड प्रोडक्ट बढ़े, एक साइड आप लोगों का रिएक्शन बढ़ेगा और आपकी प्रोडक्ट कम होगी। तो बच्चों ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल। अब बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ कि कभी कभी हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए होता है, रिएक्शन कम रफ्तार में करवाना होता है, तभी हम फीडबैक इनहिबिशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो दोबारा से रिवर्स हो सकता है। उसके बाद बच्चों ये क्या करते हैं, एंजाइम अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट कम चाहिए, एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, डन, आप जो भी करना है, दिस इज ऑन योर विश,
तो यहाँ पर बच्चे आप लोग देखते जाएं एंड देन आगे चलते हैं। सो एंजाइम के यूजेस क्या है? एंजाइम को आप पेपर में यूज कर सकते हैं, एंजाइम को आप लेदर में यूज कर सकते हैं, और एंजाइम को आप मेडिसिन्स में यूज कर सकते हैं। एंजाइम से आप डिजीज को स्टडी कर सकते हैं, बीमारियों को। और बच्चों याद रखिएगा, एंजाइम से आप मेडिसिन के इफेक्ट को भी देख सकते हैं। एक तो आपके पास होती है एंटीसेप्टिक ड्रग्स और एक होती है वैक्सीन। अब देखो भाई, वैक्सीन तुम्हें कब लगेगी? वैक्सीन तुम्हें तब लगेगी जब तुम्हारे अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, तुम उस बैक्टीरिया की शक्ल अपनी बॉडी को पहले ही दिखा दोगे। अब देखें, कोई बच्चे ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है उसे मलेरिया की, फॉर एग्जांपल अगर टाइफाइड की जो है वो वैक्सीन पहले ही लग गई है। वैक्सीन बीमारी होने से पहले लगती है, पहले लगवा ली जाती है कि हमें वो बीमारी ना लगे। और एंटीबायोटिक वो होती है जो बीमारी लगने के बाद हम वायरस को रिमूव करने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं। अगर एंटीवायरल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए ली जाती है, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं ली जाती। अगर आपने वैक्सीन लगवानी है, फॉर एग्जांपल कोई बीमारी की शक्ल अगर आप पहले ही अपने सेल्स को दिखा दोगे तो वो बीमारी उसी वक्त व्हाइट ब्लड सेल उसके ऊपर अटैक कर देंगे, अगर ऐसा कोई वायरस आ रहा है बॉडी के अंदर। तो चले अब लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, बहुत हो गई बातचीत, तो आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम। टाइप्स ऑफ एंजाइम। What about the enzyme? Enzyme speed of the chemical reaction. नेचर में बायोकैटालिस्ट होते हैं, कभी आरएनए बेस भी एंजाइम आ जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोलेस। What about हाइड्रोलेस? अब जो हाइड्रोलेस होता है, हाइड्रोलेस परफॉर्म करता है हाइड्रोलाइसिस, परफॉर्म अ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करता है हाइड्रोलेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या परफॉर्म करता है, तो चले इसे रिमूव करते हैं एंड देन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एंजाइम क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दें, इंस्टा पे फॉलो कर दें। तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप ऑफ एंजाइम है वो आती है हाइड्रोलेस। व्हाट अबाउट आई एम से दैट हाइड्रोलेस। तो चलिए हाइड्रोलेस पढ़ते हैं। हाइड्रोलेस जो होगा वो परफॉर्म करेगा हाइड्रोलाइसिस को, इसको परफॉर्म करेगा हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? बहुत आसान है। कोई भी दो बड़े मॉलिक्यूल मिले, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा मॉलिक्यूल हो, उस बड़े मॉलिक्यूल को हम दो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दें, तो ये क्या होती है? उनकी मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोलाइसिस होती है। क्या होती है? हाइड्रोलाइसिस होती है। इसमें एग्जांपल बच्चों आप लोगों के पास आ जाता है अमाइलेस। एग्जांपल व्हाट आई एम से, एग्जांपल आप लोगों के पास आ जाता है अमाइलेस। सही। आगे बच्चों हम चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों के पास लिगेस। एक एंजाइम है वो है लिगेस। अब लिगेस क्या करता है? लिगेस परफॉर्म अ कंडेंसिएशन। लिगेस परफॉर्म करता है कंडेंसिएशन। दिस इज परफॉर्मर। ये सारे हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, अभी तो सिर्फ इसका रिव्यू कर रहे हैं हम। अब कंडेंसिएशन का मतलब क्या होता है? कोई भी दो मॉलिक्यूल मिले, छोटे से बच्चे मॉलिक्यूल मिले और मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, दिस इज कॉल्ड द कंडेंसिएशन। इसमें एग्जांपल आप ले लें डीएनए लिगेस, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑन दैट पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास है डीएनए लिगेस। डीएनए लिगेस इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है आइसोमेरेस। अब डीएनए लिगेस में एक आइसोमेरेस सही है। तो चलिए अब पढ़ते हैं आइसोमेरेस। आइसो का मतलब तो सेम होता है, आपको बताइए। आगे चलते हैं। आइसोमेरेस क्या होते हैं? आगे चलते हैं। आइसोमेरेस दे कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल इनटू अ आइसोमर। ये मॉलिक्यूल को, कोई भी मॉलिक्यूल है उसे ये कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? आइसोमर्स में। आइसोमर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है? आइसोमेरेस। अब आइसोमेरेस कौन से होते हैं? एक हमारे पास जो आइसोमेरेस होता है वो होता है आइसोमेरेस खुद ही होता है। एग्जाम्पल इसका है आइसोमेरेस
खुद ही होता है। और एक हमारे पास होता है ट्राइफॉस्फोग्लूकोज। एक होता है हमारे पास ट्राइफॉस्फोग्लूकोज। सही, ये किसकी एग्जाम्पल है? आइसोमरेज की। तो याद रखिएगा, आगे चलते हैं। तो फोर्थ हमारे पास जो आता है उसको जरा देख लें हम लोग, वो है ट्रांसफेरेज। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसफेरेज। तो चलिए ट्रांसफेरेज को पढ़ लेते हैं। नाम से जाहिर है ये क्या काम करेगा? ट्रांसफेरेज ये ट्रांसफर का काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। दे ट्रांसफर अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, भेजेगा एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में, अनदर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करे। उस एंजाइम का नाम है ट्रांसफेरेज। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है हेक्सोकाइनेज। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हेक्सोकाइनेज। व्हाट अबाउट द एग्जाम्पल? IMC ट्रांसफेरेज की एग्जाम्पल है। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास जो एंजाइम आता है वो आता है लाइज आता है हमारे पास, लाइज। चले LYASE देख ले, यही लिखा LYASE, लाइज। अब लाइज हमारे पास क्या होता है? दे ब्रेक मॉलिक्यूल विदाउट हाइड्रोलाइसिस। क्या भाई, ये ब्रेक कर देता है किसको? मॉलिक्यूल को, बिना हाइड्रोलाइसिस किए बगैर, विदाउट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करना। लेकिन ये हाइड्रोलाइसिस के बिना ही ब्रेक कर लेते हैं मॉलिक्यूल को, वो होते हैं लाइज। और जो हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं वो हाइड्रोलेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने देखना है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं पायरुवेट काइनेज। इसकी एग्जाम्पल आती है पायरुवेट काइनेज। ये सारे हम बायो एनर्जेटिक में पढ़ चुके हैं सारी चीजें। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट। अब हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट। दिस इज ऑन द लास्ट वंस एंड देन देखते हैं बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट में हमारे पास आते हैं प्रोटीएसेस। एक प्रोटीएसेस आते हैं, इसके अंदर हमारे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? ट्रिप्सिन। ये प्रोटीनियस होते हैं कौन? एंजाइम। उसके बाद कुछ लिपेसिस होते हैं। लिपेसिस जो कि किसके बने होते हैं? लिपिड के बने होते हैं। लिपिड, दे फॉर्म ऑन द लिपिड। क्लियर ऑन नाउ दैट द पॉइंट। न्यूक्लियोलेस में हमारे पास न्यूक्लियर होता है, एक होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोलेस में हमारे पास होते हैं न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, जो जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज हो गया। और एक हमारे पास होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद होते हैं ग्लाइकोसाइडेस। देखिए ग्लाइकोसाइडेस। अब जो आपके पास जो ग्लाइकोसाइडेस होता है जिसमें सक्रोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है और माल्टोज आ जाता है। क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखना है कि हाइड्रोलेस परफॉर्म करते हैं, हाइड्रोलाइसिस तोड़ते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स में से छोटे मॉलिक्यूल। उसके बाद लिगेज क्या करते हैं? कंडेंसेशन को परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल है डीएनए लिगेज। और आइसोमेरेज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं आइसोमर्स में। यानी कि आइसोमर का मतलब क्या होता है? जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट हो, उसे हम आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल है आइसोमेरेज और ट्राइफॉस्फोग्लूकोज। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफेरेज। बच्चों, ट्रांसफर क्या करते हैं? ट्रांसफरेज का मतलब है ट्रांसफर करते हैं मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन में पॉलीग्रेन गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल वाले रीजन में आके पॉलीग्रेन मेल का गिरता है। उसको सिंप्लीफाई बच्चों ये भी प्रोसेस आप कह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफरेज। इसकी एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। उसके बाद है लाइज, ब्रेक अ मॉलिक्यूल को तोड़ना बिना किसी हाइड्रोलाइसिस के।
उसके बाद कुछ इसकी एग्जाम्पल है पायरुवेट काइनेस। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट देखें तो प्रोटीयस वाले एंजाइम जो थे वो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन और लिपेज में लिपिड। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर एसिड है, थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। न्यूक्लियोसिस जो है वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड वाले डीएनए पॉलीमर्स, आरएनए पॉलीमर्स। उसके बाद है ग्लाइकोसाइडेस है, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे ग्लैक्टोज, ये सारे इसमें आ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही दुआ में याद रखिएगा, आप लोगों के साथ ऐसे ही हम मिलते रहेंगे।